हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर क्लास 7 फ्रॉम हिस्ट्री। नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर में हम नए राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे राजाओं के बारे में जिन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। इस मैप में आपको क्या दिखाया गया है? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और चौहान जो चौहान कहलाए थे बाद में, इन सब का जो है राष्ट्रकूट। ये देखिए नीचे की तरफ राष्ट्रकूट। इन सब शासनों के जो शासक थे इन वंशों के, उनका राज्य दिखाए गए हैं और आप इस मैप को जूम करके देख सकते हैं कि किसका एरिया कितना था। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जो उस समय के बड़े भूस्वामी थे और योद्धा थे वो अब अपना उनका अस्तित्व बढ़ चुका था। राजा लोग जो थे इनसे अपने मातहित या सामंत के रूप में मान्यता देते थे इन्हें, और इनसे उम्मीद करते थे कि वो राजा स्वामी के लिए उपहार लेकर आएँ और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें जो है सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक संपदा और सत्ता हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत कहने लगे थे। महासामंत यानी महामंडलेश्वर या महामंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जो उनके स्वामी होते थे उनके अंडर से वो निकलना चाहते थे। इस तरह का एक उदाहरण जो है वो दक्कन में था। दक्कन यानी कि राष्ट्रकूटों का शासन था वहाँ पर। और शुरुआत में जो है कर्नाटक के यानी कि कर्नाटक के जो राजा थे चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ था। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था, दंतीदुर्ग उसका नाम था, और वो अपने स्वामी चालुक्य की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब वो चालुक्य के अधीन नहीं रहना चाहता था अब, और उसने चालुक्य को हरा दिया था और उसे हराकर एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? सोने का गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वह क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। मतलब जो मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र का अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक पर और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया था। जो मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे ये ब्राह्मण थे और इन्होंने अपनी ब्राह्मणता को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था और ये राजा बनने लगे थे। राज्य में प्रशासन। इन राजाओं में से कई राजाओं ने जो है महाराजा अधिराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। महाराजा अधिराज, हमने चंद्रगुप्त के बारे में सुना था। चंद्रगुप्त ने भी अपने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, है ना। तो इसी तरह से लोग जो इस वक्त के राजा थे 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, वो ऐसी जो उपाधियाँ थी उन्हें धारण करते थे और इसके साथ ही वो किसान और व्यापारी ब्राह्मणों के साथ भी अपना संगठन साझा करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात उत्पादक कौन होते हैं? जो किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान हुए, पशुपालक हुए, कारीगर हुए। तो इन शब्द से भी वो लिया जाता था, लगान मानकर वसूल किया जाता था, चाहे उनकी इच्छा हो या। कई बार ऐसा होता था कि वो ये जो है उनसे उत्पादों का एक हिस्सा मतलब उनसे जबरन लिया जाता था या फिर वो अपनी इच्छा से उसे दान कर देते थे और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। क्योंकि वो जो भूस्वामी होता था ना, प्राप्त करने वाला जो होता था, वो भूस्वामी होने का दावा करता था।
राजस्व जो था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश थे, चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। और सबसे अधिक अधिक उल्लेखित जो था उनमें वेटी था, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब उसमें कुछ उनसे वस्तुएं या किसी चीज़ का उत्पादन नहीं लिया जाता था, उनसे जबरन काम कराया जाता था। और इसके अलावा क्या था, मकान पर छज्जे डालने के लिए भी कर लगता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, तो उसके लिए भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार, यानी कि जो उनकी खुद की फैमिली की संपत्ति है, अगर उसका उत्तराधिकारी बनना है और उसका उत्तराधिकार हासिल करना है तो उसके लिए भी कर लगता था। ये संसाधन जो थे वो राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। मतलब जो भी इनका धन होता था वो मंदिरों और दुर्गों का निर्माण, दुर्ग यानी किलों का निर्माण ये लोग करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होता था जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब राजस्व वसूलने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और वो प्रभावशाली फैमिली से होता था। मतलब जिसके पास पावर हो अच्छे से, उनसे, उस फैमिली से वो उसको नियुक्त किया जाता था। और ये वंशानुगत भी होती थी। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस तरह से ये जो पद था डिवाइड किया जाता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि राजा के जो संबंधी होते थे, मतलब जो नज़दीकी उसके रिश्तेदार होते थे, वो इन्हीं पोस्ट पर काम करते थे। प्रशस्तियाँ और अनुदान। प्रशस्तियों के बाद भूमि अनुदान। प्रशस्तियों के बारे में हमने पिछले बुक में भी तो पढ़ा था। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं कि प्रशंसा में राजाओं की लिखी गई किताबें, कविताएं, है ना। तो ये जो प्रशस्तियाँ होती थी ये ज़रूरी नहीं है कि सच हो। इन प्रशस्तियों में क्या करते थे, राजा खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छे शूरवीर हैं, विजय योद्धा हैं। और ये प्रशस्ति जो थी ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी और इनके प्रशासन यानी राजाओं के प्रशासन में भी मदद करती थी। क्यों? क्योंकि ये इसमें राजाओं की तारीफ बयान की जाती थी। जैसे ये है एक नागभट्ट की उपलब्धि, इसे आप जूम करके पढ़ सकते हैं। यह संस्कृत में लिखी गई थी और ग्वालियर में पाई गई है, मध्य प्रदेश में। ये प्रतिहार वंश के राजा थे नागभट्ट, उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी। इसमें उनके कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध मतलब विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, इन राज्यों के जो राजा थे वो नागभट्ट से तभी धाराशायी हो गए थे जब वो राजकुमार थे। यानी कि राजकुमार बनने की उम्र में ही नागभट्ट ने इन सभी हिस्सों के राजाओं को धाराशायी कर दिया था। और उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, बंगाल का हिस्सा, अर्नार्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, विक्रांत वनवासी, तुर्क वत्स, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं और इनको भी पराजित कर दिया था। तो एक तरह से इसमें उनकी प्रशंसा को दर्शाया गया है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये देखिए ताम्र पत्र दिख रहा है आपको, इसमें कुछ तमिल भाषा में लिखा हुआ है और इस पर भूमि के बारे में लिखा हो जाता था, भूमि अनुदान के बारे में। और ये इस पर एक मोहर लगी हुई है। ये मोहर ये कड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये कड़ी है और एक मोहर है। इस मतलब इन ताम्र पत्रों पर ज़मीन के बारे में लिखा जाता था और फिर इसको इस कड़ी में डाल के स्टैंप लगा दी जाती थी, जिससे पता चलता था कि ये सब जो है प्रमाणिक हैं। ये इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो प्रमाणिक हैं इन ताम्र पत्रों में। और जैसे आजकल हम कागज़ों में लिखते हैं, कानूनी कागज़ बनाते हैं, उस समय ये ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी। इन ताम्र पत्रों में क्या लिखा जाता था, ये तमिल भाषा चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान है के बारे में लिखा है इसमें तमिल में। इसका यहाँ पर अंश है कि इस ज़मीन पर जो भी है मेड़े बनाकर, मिट्टी की मेड़े होती हैं, उस ज़मीन पर जो कुछ भी होता है वो उसके ब्यौरा इन ताम्र पत्रों पर लिखा जाता है। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, कुएँ, खुली जगह,
जो कुछ भी उस ज़मीन पर होता है वो सब ब्राह्मण का होता है, जिसको वो ज़मीन मिली होती है। और इसके बारे में इन ताम्रपत्रों पर लिखा जाता है। आप इसे चाहे तो जूम करके पढ़ सकते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बड़ा संस्कृत काव्य भी रचा गया था, जिसे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कश्मीर का इतिहास कहते हैं और इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया था। यानी कि एक कश्मीर का इतिहास कल्हण ने लिखा था। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों, प्रत्यक्षदर्शी जो खुद स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं ना, उनके वर्णन से और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक स्रोतों का इस्तेमाल किया था। और ये जो इसका कल्हण का इतिहास था, कश्मीर का इतिहास कल्हण द्वारा रचित था, ये प्रशस्तियों के लेखकों से अलग था। क्यों? क्योंकि ये राजाओं की आलोचनात्मकता की तरफ भी रुख करता था। आलोचनात्मक मतलब बुराइयों की तरफ भी रुख करता था, क्योंकि कल्हण ने जो है ये प्रत्यक्षदर्शियों से भी, इनके से भी पूछा था और वो शिलालेख में जो कुछ लिखा था सभी की जानकारी के आधार पर लिखा था। तो ये थोड़ी आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। धन के लिए युद्ध। अब धीरे धीरे जो है धन के लिए भी युद्ध किया जाने लगा था और प्रत्येक शासक जो थे वो राजवंश का आधार जो है अलग अलग था। मतलब कुछ किसान थे, कुछ उत्पादक थे, तो वे राजा बन गए थे, लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों पर भी जीतना चाहते थे, है ना, उन्हें जीतने का प्रयास करते रहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। गुर्जर, प्रतिहार, राजकोट और पाल वंशों के शासक इस सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहते। तो ये 3 पक्ष की लड़ाई थी और ये काफ़ी लंबी चली थी और इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में लिखा है। मतलब इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन किया था और जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो इन्हीं मंदिरों पर भी आक्रमण करते थे। जो संपन्न मंदिर होते थे ना, उनके ऊपर ये आक्रमण करते थे। इसी तरह से एक अफ़गानिस्तान के शासक थे महमूद गजनवी, सुल्तान थे ये अफ़गानिस्तान के, और ये ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं। कैसे शासकों में? मंदिरों पर आक्रमण करने वाले हैं। तो इन्होंने 1997 से 1030 तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के मार्गों से लेकर ईरान और उपमहाद्वीप मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इन्होंने अपना विस्तार किया था अपने राज्य का नियंत्रण करने के लिए। और वे लगभग हर साल भारत पर हमला कर देते थे। उसका निशाना रहता था संपन्न मंदिर, मतलब वो मंदिरों पर हमला करते थे। और सबसे ज़्यादा उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। महमूद जो धन उठा कर ले गया था, उसने सबसे बड़ा हिस्सा अपनी गजनी जो थी उसकी राजधानी, उसको वैभवशाली बनाने के लिए किया था। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते थे, जिन लोगों को उन्होंने लूटा था। इसके लिए उन्होंने अलबुरी नामक एक विद्वान था और वो अरबी में लिखता था वो। तो उसको जो है उपमहाद्वीप का लेखा जोखा, भारत का लेखा जोखा करने के लिए उसका काम सौंप दिया उसे, अलबरूनी को। तो अलबरूनी ने जो है अरबी में किताब लिखी थी, किताब अल हिंद। ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से मदद ली थी। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में थे चहामान, जो बाद में चौहान कहलाए थे। और ये दिल्ली के तो इन्होंने जो है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार करना चाहा था। जहां उन्होंने गुजरात और चालुक्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। इसके लिए इन्हें चहामानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया था और इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम का एक अफगान शासक था, 1191 में इसको हरा दिया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर सेम 1192 में ये खुद ही उससे हार गए थे, यानी मोहम्मद गोरी से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद है चोल,
राज्य है, एक नज़दीक से एक नज़र। ये चोल राज्य के आपको एरिया दिखाया गया, क्षेत्र राज्य हैं ये चोल राज्य के, और आप इसे जूम करके देख सकते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया था? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध था, एक छोटा सा मुखिया परिवार था ये। वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, और उरियार चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजाल्य ने 9वीं सदी के माध्यम में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, कावेरी डेल्टा पर। तो उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजाल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया, और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन पल्लव के इलाके में इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, ये 1985 में राजा बना था ये, और इसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पूर्ण गठन किया था, और राजराज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। उसकी नीतियों को जारी रखा, और उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, मतलब उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया था। इन अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई गई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे, और शिल्प उत्पादन के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के कैसे, मतलब कि मंदिर में कुछ लोग रहते थे, वो मंदिर के आसपास काम करते रहते थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि में जो उपज उगाई जाती थी वो विशेषज्ञों के निर्वाह करने में खर्च होती थी। जैसे मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे, पुरोहित, मतलब पुरोहित कौन होते थे? पंडित होते थे, मालाकार, माला बनाने वाले, पर्ची जो होते थे वो खाना बनाने वाले थे, और संगीतकार, नर्तक, संगीतकार जो होते थे मतलब गाने वाले, संगीत का गाने वाले मंदिर में, और नाचने वाले। यहाँ पर ऊपर देखिए एक मंदिर के पिक दिखाई गई है, ये देखिए। इसकी बाहरी दीवारों को मूर्तियों से सजाया गया है, शिल्पकार पत्थर से शिल्पकारी करके, और इसकी छत देखिए ऊपर की तरफ जैसे जा रही है तो कितनी पतली होती जा रही है, कितनी ऊंची छत बनाई गई है इसकी। और मंदिरों के बारे में हमने पिछले बुक्स में भी पढ़ा था कैसे ये मंदिर बनाए जाते थे। तो ये जो मंदिर होते थे ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का। कांस्य प्रति बनाने का सबसे काम था। कांस्य क्या होता है? टीन और लोहे, तांबे को जो मिलाकर धातु बनाई जाती है, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी और प्रतिमाएं बनाई जाती थी। प्रतिमाएं संसार की, जो चोल वंश के शासनकाल में जो प्रतिमाएं बनी थी कांस्य की, वह संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन इनमें से कुछ प्रतिमाएं जो थी वो भक्तों के लिए भी बनाई जाती थी। जैसे एक प्रतिमा आपको यहाँ दिखाई गई है, ये देखिए, दिख रहा होगा ये आपको, कितनी सुंदर और कितनी सावधानी से प्रतिमा बनाई गई है। किस तरह से इसके शरीर को अच्छे से बनावट दी गई है, इसमें कितने अच्छे से इसके आभूषण दिखाए गए हैं, कपड़ों की सलवटें दिखाई गई हैं। अब पढ़ते हैं हम कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां थीं, कृषि में हुए विकास के माध्यम से संभव हुई हैं। और कावेरी जो नदी जो थी वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ये देखिए, 9वीं शताब्दी का एक जल द्वार है तमिलनाडु का, और होद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को
इसके ज़रिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे और जल द्वार जो था वो पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांध बना हुआ है इसमें, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों के प्रवाह को संचालित करता था। ये देखिए एक द्वार बनाया गया है इसमें लकड़ी का। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाने लगी थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाने लगे थे। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, मतलब सिंचाई करने के लिए योजना बनाई जाती है, जैसे श्रम चाहिए, संसाधन भी होने चाहिए। इन कामों की देखरेख करना के लिए एक व्यक्ति चाहिए। यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, तो ये सारा काम जो है वो योजनाबद्ध होता था। ज़्यादातर जो नए शासक थे वो साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई थी। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां थीं। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थीं। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्धि हो गई थी और इस तरह के गांव बसने लगे थे और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने के जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति थी एक। वेलाल जाति के धनी किसान जो थे वो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे। उनमें से कई 3 धनी भूस्वामी थे जो चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में उन्हें मोमदेलन राजाओं को अपनी 3 सेवाएं प्रदान करने वाला किसान होता था, उसे मोमदेलन कहते थे। आर्यार जो होता था वो ग्राम प्रधान होते थे और इन्हें ऐसी ऐसी उपाधियाँ दी गई थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंप दिया जाता था। अब है भूमि के प्रकार। चौल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन गवाई। वेलन गवाई क्या होता है? गैर ब्राह्मण थे ये, किसी किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे लेकिन ये किसान होते थे और इनकी भूमि वेलन गवाई कही जाती थी। वेलन गवाई ब्राह्मणोदय, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि, अनुदान में जो दी जाती थी वो, जिसे राजा अनुदान में देते थे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी वो। देवदान या तिरुमोटुकनी, ये मंदिर के लिए उपहार में दी जाती थी भूमि। मंदिर, जो मंदिर की संस्थाएं होती थी उनके लिए मंदिर में ये भूमि दी जाती थी। पल्ली चंदनम कैसी होती थी? जैन संस्थाओं को जिस तरह से मंदिर में भूमि दान में दी जाती थी, इसी तरह से जैन संस्थानों को भी भूमि दान में दी जाती थी और वो भूमि पल्ली चंदनम कहलाती थी। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों बस्तियाँ बस गई थीं। किसकी? ब्राह्मणों की बस्ती गई थी। प्रत्येक ब्राह्मण देकर देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा किया जाता था और ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय जो थे वह शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किया जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते रहते थे। मतलब व्यापारियों का एक संघ बन चुका था जिसका नाम था नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुट्टे जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें से सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तलपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब छोटे बच्चे से उसके लिए टिकट निकलवाए जाते थे। लिखित और अभिलिखित अभिलेख सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्य के लिए जो इच्छुक लोग होते थे ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। मतलब जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था वहाँ से उस भूमि का जो स्वामी हो और उसकी इच्छा होनी चाहिए सभा की सदस्यता लेने के लिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी
समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने संबंधियों के खाते में नहीं जमा कराए हैं तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और का जीवन राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की एक तमिल कृति है पेरिया पूर्णम। इसमें एक उदाहरण है, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छज्जनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पोड़ा पुलाया। एक ऐसा समूह ब्राह्मणों का और वेलाल प्रतिष्ठी का जो समाज के बाहर माने जाते थे। ऐसे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर थे, चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए थे। मतलब ये एक वर्णन दिया गया है एक जगह का, और आप इसे इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ये, पर आप चाहें तो इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अन्यत्र की खबर पढ़ते हैं। तांग वंश के युग का चीन में तांग जो था एक राजवंश था और इसके तहत एक साम्राज्य स्थापित हो गया था जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा था और इसकी राजधानी थी सियान थी। ये दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग जो था साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरीशाही द्वारा प्रशस्त होता था। तांग में जो था परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होते थे नौकरीशाही पर। इन परीक्षाओं में हर कुछ इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं की यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर